हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इंडिया के ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल विज्ञान चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें से पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो जल विज्ञान चक्र है उसका तात्पर्य होता है कि महासागरों, वायुमंडल, भूमि सतह एवं उपसतह तथा जीवों के बीच जल के निरंतर आवागमन से है। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, लिखा है कि भूमि पर गिरने वाले जल का 75% से अधिक भाग महासागरों तथा अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि भूमि पर गिरने वाला जो 59% से अधिक भाग होता है वह लगभग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में वापस चला जाता है। 75% बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से यदि देखा जाए कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मध्य महासागरीय कटकों के बारे में पहला क्या लिखा हुआ है कि यह जो है वो अधोजलीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि ये कटक विवर्तनिकी प्लेट की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। लिखा है ये सागरीय प्लेटों के निमज्जन के कारण निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो होते हैं वो महासागरीय प्लेटों के निमज्जन के कारण निर्मित नहीं होते हैं। निमज्जन क्या होता है, एक विवर्तनिकी प्लेट जब एक दूसरे के नीचे धंसता है तो उसको बोलते हैं निमज्जन। जबकि महासागरीय कटक जो होते हैं वो तब बनते हैं जब दो लोग क्या होते हैं, जैसे दो भाग है, ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये जो बीच का भाग बन रहा है ये होता है महासागरीय कटक। ठीक है, तो जो कि निमज्जन के कारण नहीं होते हैं। निमज्जन मतलब होता है कि जब एक प्लेट क्या होता है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से गलत हो गया, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में क्वेश्चन है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए कि यह महाद्वीप के जल की जो विस्तृत सीमांत होता है, बिल्कुल सही। फिर यह सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण यह समुद्री जीवन से समृद्ध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता तीक्ष्ण ढाल है जो सीधे महासागरीय कटकों तक जाते हैं। तो याद रखिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता ही उसकी कोमल ढाल है। ठीक है, ना कि तीक्ष्ण ढाल। कौन सी ढाल है, कोमल ढाल। तो ये जो थर्ड हो गया इसमें रॉन्ग हो गया, इसमें रॉन्ग हो गया, इसमें रॉन्ग, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्योट्स के बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ये सपाट शीर्ष वाली सागरीय पहाड़ियां हैं जो लहरों के कारण हुए अपर्दन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। उसके बाद ग्योट्स पे लिखा है कि ग्योट्स जो होते हैं वो मुख्यतः उथले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि जो ग्योट्स होते हैं वो आम तौर पर गहरे समुद्री घाटियों में पाए जाते हैं, ना कि उथले तटीय जगह पर, यानी कि गहरी घाटियों में पाए जाते हैं। तो देखिए ये इस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है कि एक तरफ लिखा है क्या, महासागरीय उच्चावच की विशेषता, दूसरी तरफ महासागर लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार जो है वो अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। फिर है एम्स्टर्डम द्वीप। एम्स्टर्डम द्वीप जो है वो बेसिकली हिंद महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर देखिए बिस्मार्क द्वीप समूह। बिस्मार्क द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागर में थर्मोक्लाइन परत को सुपरिभाषित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए थर्मोक्लाइन परत क्या होती है। तो याद रखिएगा कि थर्मोक्लाइन परत वैसी परत होती है जहां गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान तेजी से घटता है, उसे बोलते हैं थर्मोक्लाइन परत। अगला देखिए कि विश्व के महासागरों में लवणता के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि तीव्र सौर विकिरण और वाष्पीकरण के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता सामान्यतया अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा एरिया है वहाँ पर लवणता अधिक नहीं होती है। क्यों अधिक नहीं होती है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा एरिया है, जो ये वाला एरिया है ना, हमारा ये वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण क्या हो जाएगा, लवणता कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर देखिए लिखा है ध्रुवीय जल की लवणता पिघलते हिम और मीठे जल के प्रवाह के कारण कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या लिखा है, सागरीय जल की लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि लवणता को पार्ट्स पर थाउजेंड में यानी पीपीटी में मिश्रित लवणों की कुल मात्रा के रूप में मापा जाता है। फिर लाल सागर जैसे शुष्क क्षेत्रों अर्थात अंतः सागरीय जल में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आमतौर पर उच्च लवणता होती है, ये भी सही है। फिर क्या लिखा हुआ है कि नदी के प्रवाह और वर्षा के समुद्री जल की लवणता जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्वार की घटना और विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। फिर क्या लिखा हुआ है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद है पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी कि ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर देखिए निम्नलिखित धाराओं पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि उपरोक्त धाराओं में से कौन सी उष्ण महासागरीय धाराएं हैं, यानी कि गर्म। तो याद रखिएगा इस चीज को कि इनमें से जो गर्म धाराएं हैं वो हो जाएगी ब्राजील धारा और क्यूरोशिबो धारा। ठीक है, याद रखिए बेंगुला धारा जो होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये ठंडी है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। फिर देखिए विषुवतीय प्रतिधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है कि यह विषुवतीय क्षेत्रों में प्रवाहित व्यापारिक पवनों के विपरीत पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। फिर यह केवल प्रशांत महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक अथवा हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जो केवल का फैक्टर है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है और ये हमारा करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल क्षेत्रों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कितने जल क्षेत्रों में लवणता का उच्च स्तर है। तो याद रखिए वॉन झील जो है उसमें लवणता काफ़ी ज़्यादा होती है और मृत सागर में भी लवणता का स्तर ज़्यादा है। मिशिगन झील अल्प लवणता वाली है, बैकाल झील भी जो है वो अल्प लवणता वाली है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उच्चतर अक्षांशों पर स्थित उत्तरी सागर में लवणता जो है वो कम होती है। तो ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उच्चतर अक्षांश पर उत्तरी सागर है उसमें लवणता का जो स्तर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है बताइए, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पर जल का जो प्रवाह है वो कम है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, लवणता ज़्यादा होता है। फिर देखिए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अधिक लवणता है अरब सागर में। तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ना बहुत सारी क्या होती है, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी का जो लवणता हो जाता है वो कम हो जाता है। जबकि यहाँ पर अरब सागर है, मान लीजिए ये अरब सागर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ का लवणता क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो एक ही दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ठंडी धाराएं जो है वो प्रायः दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये जो धाराएं हैं वो ठंडे जल को क्या करती है, गर्म क्षेत्रों में पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जो गर्म धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं वो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो लिखा है पूर्वी तट पर मेनली प्रवाहित होती है, तो ये चीज़ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है कि वर्ष 2022 में पहली बार जलीय जीवों का जलीय कृषि उत्पादन कैप्चर मत्स्य पालन से अधिक हो गया है, बिल्कुल सही। फिर लिखा है इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति जो है वो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी जो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो याद रखिए जो कि पूर्ण रूप से कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ये गलत है, ठीक है। ये बेसिकली कौन से मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और फोरेंसिक मामलों के लंबित मामलों को कम करना शामिल है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जून 2024 में निर्वाचन में 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए उपर्युक्त देशों में से कितनों का चयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किया गया है। तो याद रखिएगा कि इसमें से जो चयनित देश हैं जिनके लिए मतलब अस्थायी रूप से क्या होगा, कार्यकाल शुरू होने वाला है, वह देश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा वह है, सबसे पहले तो ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस के बाद हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हमारा पनामा हो जाएगा और सोमालिया हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि ओनली 4 है, ठीक है, ओनली 4। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना को प्राप्त हुए पहले स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन का क्या नाम है। तो याद रखिएगा इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1, ठीक है। फिर है हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित नागी और नगटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कौन से स्टेट में है ये बताइए, बिल्कुल सही, बिहार में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।